हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो आज का पाकिस्तान का पहले दिन का टेस्ट मैच होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनको टच करते हुए जाएंगे कहीं और जगह जहाँ तक क्रिकेट हो रही है। पहले तो बात करेंगे हम इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन का एक मैच हुआ है। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। पता चला कि कंपेरेटिव क्रिकेट, वुमेन क्रिकेट में क्या हो रही है ना, वो इन दोनों का मैच देख के पता चलता है। और दूसरा जो मैच हुआ है वो इंडिया वेस्ट इंडीज का हुआ है। और उसके बाद फिर एंड में बात करेंगे अपने पाकिस्तान क्रिकेट पर, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड होगी। बंदे बंदे पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले जल्दी से ये दो टॉपिक्स टच करते हैं, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में मूव करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है आपका इंडियन वुमेन और का ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच। तो यार, मुझे जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम किस किस मिट्टी की बनी हुई है, मैं ये देख के बड़ा हैरान होता हूँ। क्योंकि आज अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखें जो हुआ, तो आज ऐसा लगा कि इंडिया फुल मूड में आई थी कि हम किसी तरीके से ना बैटिंग से ही मैच निकाल देंगे सारे का सारा। और इतना ऑस्ट्रेलिया को आने नहीं देंगे पास। 100 प्लस का स्टार्ट लिया उन्होंने, कोई उनकी विकेट नहीं गिरी। 100 प्लस का स्टार्ट देख के तो दुनिया की कोई भी टीम हो ना, तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगी। उसको लगेगा यार 70 to 80% मैच तो निकल गया हाथ से। उसके बाद भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी और अच्छा फिनिश भी किया 330 पे जाकर। 330 पे के बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई है तो उन्होंने धमाकेदार स्टार्ट लिया। 7-8 ओवर में जो है वो उन्होंने लगा दिए बड़े रन, 70-80 रन लगा दिए उन्होंने। मेरा ख्याल है 10 ओवर में शायद 80 रन लगा दिए थे। तो खैर बहरहाल वो रन रेट से बहुत ऊपर थे। लेकिन जो उनकी जो कप्तान है अलीसा हीली, वो खड़ी हुई और उसने 140 प्लस की इनिंग खेली। और वहां से उसने मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। उस लड़की की जो इनिंग है ना, वो कसम से एक टीचिंग है हर टीम के लिए जिनको बैटिंग में चेस समझना हो। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इनकी इनकी एक सीरीज भी हो रही थी इससे पहले, जिसमें अलीसा हीली की कोई ऐसे खास परफॉर्मेंस थी नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ इंडिया के साथ, तो उसने 140 प्लस की इनिंग खेली और मैच एक साइड पे लगा दिया। और तो मुझे ये यही एक काम, यही कुछ ट्रेविस हेड ने भी किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ, सारे मैचेस हार रहे थे, इंडिया आउटराइट जीत रहा था, और एंड में आके ट्रेविस हेड फंस गया उनको, और ट्रेविस हेड ने मैच जो है वो एक तरफ कर दिया सारे का सारा। तो इनके अंदर कुछ है जो व्हेन इट मैटर्स मोस्ट, तो कोई एक बंदा खड़ा होता है और वो मैच को ना बिल्कुल अपने ऊपर लेके जिम्मेदारी के साथ मैच को साइड पे लगा के आ जाता है। यही ग्लेन मैक्सवेल ने किया था अफगानिस्तान के खिलाफ। 200 रन चाहिए थे, अकेले 200 रन बना दिए। क्रेजी यार, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं ये चीजें, ये ऑस्ट्रेलियन ही जानते हैं। मैं इसके अलावा और मैं कुछ कह नहीं सकता इस मैच पे। आउटस्टैंडिंग चेस। मतलब मैं ये कहता हूँ, इंडिया ने भी कम बैक करा है एंड में, विकटें विकटें मिली थोड़ा मैच बनाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो गई थी, मैच निकल गया था उनके हाथ से। और दूसरी तरफ जो है जो मैच हो रहा है, अब डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, वो है इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच। देखिए, इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में मैं ये बोलूंगा कि वेस्ट इंडीज ने रिलेटिवली बहुत बेटर बैटिंग कर ली। पहले उसमें उन्होंने 200 प्लस का कुछ स्कोर डाला, और उसके बाद उन्होंने अगर मैं एग्जैक्ट स्कोर बता दूं, तो इन्होंने पहली इनिंग में कितना स्कोर किया था, 248 का स्कोर किया था। और उसके बाद इन्होंने जो क्लोज किया है वो अराउंड 173 पे क्लोज किया है। और इनके दो आउट हैं, और दोनों जो प्लेयर हैं वो अभी खेल रहे हैं, कैम्पबेल और वो क्या नाम है, शाय होप, दोनों खेल रहे हैं। और दोनों वेल सेटल्ड हैं, 80 और 60 रन पे खड़े हैं। एग्जैक्टली 80, अगर मैं बताऊं तो 87 और 66 पे खड़े हैं दोनों, और वेल सेटल्ड है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इनको ये दाद देनी पड़ेगी कि एक मैच जो नज़र ही नहीं आ रहा था कि चौथे दिन जाएगा, वो चौथे दिन तक तो ये लेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैच जीतना, आई डोंट नो, मैं भी शायद जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जीतना शायद इतना आसान ना हो। लेकिन अगर, क्योंकि दो ही आउट हुए ना, कल ये किसी तरीके से इनके कोई दो प्लेयर जो सेट हो गए हैं, अगर ये 150 कर जाए, मैं मान रहा हूँ बहुत मुश्किल चीज़ है, करने नहीं देंगे, वो भी प्लान के साथ आएंगे और आउट करेंगे। लेकिन और
चौथे दिन की पिच वो नहीं होगी जो अभी तीसरे दिन की है, अब स्पिन और ज्यादा होगा। और कुलदीप यादव डेंजरस होता ही जा रहा है इनके लिए ना। वो एक ऐसा बॉलर बन गया है जो सारे मैचेस स्पिन पे अपने ऊपर रख के हरवा रहा है। रविंद्र जडेजा जैसों को विकेटें इतनी नहीं मिल रही, वॉशिंगटन सुंदर जैसों को इतनी विकेटें नहीं मिल रही। एक अकेला कुलदीप यादव जो है ना, वो 4-4 5-5 आउट करके मैच को एक तरफ लगा रहा है। तो अगर ये सिर्फ इसको काउंटर कर गए, बुमराह को विकेटें नहीं मिल रही है ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं ले सकता, उसने एक आधी विकेट ली थी पिछली इनिंग में, जिसमें वेस्ट इंडीज 284 पे आउट हुई है, तो उसमें उसको एक विकेट मिली। चलो मैं लगा देता हूँ, सब बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेगा, शायद 2 विकेटें और ले लेगा अभी। लेकिन जिनको मेजर डैमेज कर रहा है ना, वो कुलदीप यादव है। अगर ये कुलदीप यादव को काउंटर कर गए, 97 रन की ट्रेल है, अगर 97 रन की ट्रेल में ये पहले सेशन में आके 2 विकेटें दे दें और 97 की ट्रेल निकाल लें, और आखिरी 2 सेशन जो है हम किसी तरीके से सर्वाइव कर जाएं, जो कि बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर सर्वाइव कर गए और कोई 200-250 का स्कोर दे दिया, तो आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है भाई। आखिरी दिन कुछ भी हो सकता है। इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, बना भी नहीं शायद वो 250, लेकिन अगर ये मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूँ ना, कि देखो पहले तो 3 दिन का ही नहीं पता था कि 3 दिन भी मैच पूरा जाएगा, ये ले आया चौथे दिन पे। अगर थोड़ा सी एफर्ट डाल के इसको किसी तरीके से 5वें दिन पे पुश कर दिया, तो मैं ये कहूंगा कि वेस्ट इंडीज की बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के होम ग्राउंड में उनको चैलेंज करके 5वें दिन पे टेस्ट मैच ले जाना। यहाँ तक कहानी जा नहीं रही थी, लेकिन तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। लेकिन भारत फिर भी अगर बोलो तो आप जीत इंडिया के पास ही है, बहुत बड़ा 500 प्लस का स्कोर डाल दिया था उन्होंने पहले ही। तो या तो जीतेंगे या ड्रॉ होगा, वेस्ट इंडीज जीत तो नहीं सकता, लेकिन अगर वो ड्रॉ या ड्रॉ भी नहीं है, एटलीस्ट उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ चैलेंज पोस्ट कर गए, तो मैं कहूंगा कि उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जीतना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत डिसेंट परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू जो पहला टेस्ट था, वो तो ऐसा लग रहा था कि उठा के साइड पे फेंक दिया, इंडिया ने उनको किसी खाते नहीं रखा था। यहाँ पे चलो फिर कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ फाइट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी नीचे ही लगे हुए हैं लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड। खैर बहरहाल अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है हमारा मैच। वो है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, जिसमें हमने 313 रन किए हैं 5 विकेटें देकर। एक एक करके बात करूंगा। स्टार्ट लेते हैं पिच से। देखो ये जो पिच है ना, मैंने अगर मेरी पुरानी वीडियोस आप देखो तो मैंने ये बात कही हुई है कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में जब से ये स्टेडियम रीवैम्प हुआ है, रीस्ट्रक्चर हुआ है, जब से पिच कुछ अजीब तेज सी हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे रन्स बहुत तेज आ रहे हैं, पहले भी शायद आते होंगे, लेकिन अब कुछ चाल बदल गई है इस पिच की। ग्राउंड की आउटफील्ड बहुत तेज हो गई है, लश हो गई है, कुछ तेज सा मैच हो रहा होता है, जो कि बड़ा मजा आता है देखने में ना। स्पीड वाला मैच अच्छा लगता है देखने में। तो मुझे ये पता था कि बैटिंग को तो सपोर्ट करती हैं अच्छी विकेटें। पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर ना, उसमें अगर मैं बोलूं सबसे डिसेंट क्रिकेट विकेट अगर कोई क्रिकेटिंग विकेट अगर कोई बनी है, तो ये लाहौर वाली मुझे कुछ लगी। फास्ट बॉलर्स के लिए शुरू में स्विंग मौजूद था, ठीक है। स्पिनर्स के लिए स्पिन मौजूद था, ये पहला दिन था, स्पिन मौजूद था। और अगर बैट्समैन अपने आप को पूरी तरह अप्लाई करे तो रन भी दबा के लगे, ठीक है। अब पहले नंबर पर आते हैं, आपका जो स्टार्ट हुआ कगिसो रबाडा। पहली तो मैं सिलेक्शन पे बात करूं, मुझे पहली चीज की जो हैरत हुई है, मार्को यानसन को उन्होंने नहीं खिलाया। वही स्पिनिंग ट्रैक्स देख के थोड़ा सा वो हो गया कि यार हम तीन स्पिनर उतार देते हैं, और इन्होंने जो दूसरा फास्ट बॉलर है वो रियान मुल्डर को ले लिया। ठीक है, अच्छा फैसला था, लेकिन मेरे ख्याल से मार्को यानसन बनता था, ठीक है ना। क्योंकि पहले दिन बॉल घूमता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसका बॉल थोड़ा लो रहता है, लेकिन देखो नया बॉल अगर स्विंग हो रहा है, तो मार्को यानसन पे बिल्कुल यूजलेस बॉलर नहीं हो सकता था। स्विंग तो हो रहा है ना विकेट में। खैर स्टार्ट लेते हैं इससे कि अब्दुल्ला शफीक आता है बैटिंग करने के लिए। पहला बॉल बाहर निकलता है उसके। बहुत मजा आ रहा था वैसे देख के ना, कि जिस तरीके से कगिसो रबाडा बॉल को खिलाता है, हाय हाय, मजा आ जाता है देख के यार। जब अगर कोई क्रिकेट लवर है सच में, तो खुदा की कसम उसको नशा चढ़ेगी देख के कि किस तरीके से जो है वो मैच में
उस बॉलिंग का आता है। खैर बहरहाल, पहला बॉल बाहर निकलता है, दूसरा बॉल थोड़ा सा लेग साइड पे आता है, उसे फ्लिक करता है, 2 रन आ जाते हैं। तीसरा बॉल बहुत बाहर से पड़ के अंदर होता है और वो बोल्ड हो जाता है और वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है। अच्छा, किसी मेरी जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें ये बात कही थी कि अब्दुल्ला शफीक का बैट बहुत बाहर से आता है, यूं यूं आता है उसका। बड़ा भाई, एक प्लेयर का खेलने का एक अंदाज बन जाता है ना, तो फिर वो 28 ईयर्स के बाद जो है उसको चेंज करना क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है, बंदा अपनी टेक्निक से भी जाता है। तो ये अब भारत अब उसकी टेक्निक का पार्ट है कि उसका बल्ला यहाँ से आता है और जब बॉल वो यूं लेने की कोशिश करता है ना, तो बैट और पैड के बीच का एक गैप बनता है। वो जो गैप बनता है वही वही उन्होंने यूज किया। पहली बॉल बाहर निकाली, अगली बॉल अंदर डाली, एलबीडब्ल्यू, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक की ना टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के अंदर। ये मैंने कल भी कहा था कि कगिसो रबाडा अब्दुल्ला शफीक के लिए इजी नहीं होगा, उसने पहले ओवर में निकाल दिया उसको। तो यहाँ पर मेरा जो डर था वो सही साबित हुआ कि मुझे जो लग रहा था कि ये ले जाएगा इसको, वो सच में ले गया उसे। और देखो, दूसरा जो बॉल था ना, जो कि पड़ के अंदर हुआ है, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है अंदर की तरफ, वो डिविएशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक इसके दो आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हो। एक तो ये कि अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से वैसे ही रन नहीं आ रहे, ठीक है ना। पूरी साउथ अफ्रीका की सीरीज में टेस्ट, वनडे, शायद T20 पता नहीं खेला नहीं खेला, लेकिन 12 रन नहीं हुआ उससे। वनडे में भी नहीं हुए और टेस्ट में भी नहीं हुए थे, साउथ अफ्रीका के अंदर फेल हुआ था। और फिर जब यहाँ पर आया है तो अपनी होम कंडीशंस के अंदर भी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। लग यही रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है ना, उसके जहन में वो सवाल है कि बॉल जब पड़ेगी तो वो कहाँ जाएगी। वो ना अपने आप को पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पा रहा है। जैसे बॉलर की बॉल पे वो टेंटेटिव हो रहा है कि यार ये बाहर निकलेगी या अंदर निकलेगी, तो वो जो टेंटेटिवनेस है ना, वो उसको पूरा शॉट पे नहीं ले जा रही, पूरी तरह शॉट पे नहीं जा पा रहा। और अब बात सारी ये है कि देखो, एक प्लेयर है जो टेस्ट मैचेस में बड़े 200 कर चुका है। डबल 100 करना आसान नहीं होता, बेशक किसी भी टीम के, बांग्लादेश के खिलाफ किया था, बांग्लादेश की बॉलिंग को इतनी हल्की नहीं है, लेकिन चार भारत जैसी जिस टीम के भी खिलाफ किया था 200 होता है। उसके बाद 100 भी कर चुका है। डिसेंट प्लेयर है, बड़ी इनिंग खेलता है। यहाँ से हमारे प्लेयर्स को आगे जाना चाहिए। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि हमारे प्लेयर्स जब डेवलप हो जाते हैं तो एक स्टेप आगे जाने के बजाय 2 स्टेप पीछे आ जाते हैं। ये चीज मेरी समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है हमारे क्रिकेट के अंदर। बाबर आजम का भी ये सिस्टम हो रहा है। इतनी हाइट देख के जब लोग कह रहे हैं कि उफ, ये तो बल्ले से ऐसे रन उगल रहा है जैसे पता नहीं, कि समझ नहीं आ रहा उस बंदे को रोके कैसे। उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ है बाबर आजम का, तो अब उसको अब ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ये रन करेगा कैसे। उल्टा हो गया। खैर, बाबर आजम पे बाद में आते हैं, पहले तो अभी अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं कि भाई एक ऐसा प्लेयर जो कि दुनिया में ठीक ठाक क्रिकेट खेल चुका हो, ठीक है ना, लीग्स भी खेलता है, मतलब अपने मुल्क में तो एटलीस्ट खेल ही रहा है, उसके बाद भी, ठीक है ना, अब अगर उस प्लेयर को किसी कोच की जरूरत पड़ गई ना, कि यार कोच बताएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, तो मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि कभी जिंदगी में बड़ा प्लेयर नहीं बन सकता। ये बड़ा प्लेयर से उसी सूरत बनेगा जब ये खुद फिगर आउट करेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर ऐसे ही बड़े बनते हैं भाई। बड़े प्लेयर ऐसे नहीं बड़े बनते कि वो किसी के पास जाके पूछे, हाँ जी आप बताएं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ओपिनियन देने से, मैं लोगों के मशवरा लेने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिस प्लेयर का अपना सेल्फ एनालिसिस अच्छा नहीं होगा, वो कभी भी बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा। आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो, ग्रेट्स की लिस्ट में नहीं आओगे। आप ग्रेट्स या गुड प्लेयर्स की लिस्ट में कभी भी नहीं आ पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपका अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस हो कि यार मैं एग्जैक्टली कहाँ फंस रहा हूँ। मशवरा आप ले लो सबसे, लेकिन मशवरे देने वाले भी 500 होते हैं ना। सबसे अच्छा जो मशवरा आपको अगर कोई दे सकता है तो वो खुद आप हो, क्योंकि अब आप वो प्लेयर नहीं हो जो अभी आया है, इसने 4-5 मैचेस खेले हैं, 8-10 मैचेस खेले हैं, उसे मशवरे की जरूरत नहीं भाई। आपको ठीक ठाक रन दे चुका है पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है ना। इसके बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए कि आपसे पूछे कि यार आपकी बैटिंग क्यों खराब हुई है, आप बताओ। ठीक है, अगर आपका अपना सेल्फ एनालिसिस अच्छा नहीं है
तो फिर आप वैसे ही फंसोगे जैसे हमारे पाकिस्तान के सारे प्लेयर फंस जाते हैं, एक पॉइंट पे आके मेंटल ब्लॉक आ जाता है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। खैर बहरहाल अब्दुल्ला शफीक को अपना जो बैटिंग का तरीका है उसे बहुत बेहतर करने की जरूरत है। हम मानते हैं किताबी प्लेयर है, खूबसूरत लगता है खेलने में, सब ठीक है, लेकिन बहुत रन आना जरूरी है। आप जितना भी खूबसूरत खेलते हो, अगर रन नहीं आएंगे, आपकी खूबसूरती खूबसूरती कोई नहीं देखेगा भाई। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, अगर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में आपने पिकअप नहीं किया अपने आप को जल्दी, टाइम भी नहीं है ज़्यादा आपके पास, कोई 3-5 मैचेस की सीरीज तो है नहीं, अगर आपने पिकअप नहीं किया अपने आप को, मुझे डर है कि कहीं आप टेस्ट की प्लेस ना लूज कर लो। ठीक है, क्योंकि पीछे ओपनर्स लगे हुए हैं, मोहम्मद हुरैरा बैठा हुआ है, और भी ओपनर्स होंगे जो टेस्ट मैचेस में रन कर रहे हैं, अभी कायदे ट्रॉफी चल रही है, तो नजरें उन पर जाना शुरू हो जाएंगी। आप पे की हुई सारी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट की वेस्ट हो जाएगी। हम लोग बैठ के मीडिया पे जब बैठ के लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बताते हैं, ठीक है, लेकिन मैं क्या ये कहता हूँ कि कभी ना कभी हमें पाकिस्तान क्रिकेट की सपोर्ट में भी बोलना चाहिए कि यार पाकिस्तान क्रिकेट इससे ज्यादा क्या कर सकती थी कि आपको इतने मैचेस की इन्वेस्टमेंट दे दी है और आपके ऊपर इतना टाइम लगा दिए, अब इसके बाद रिजल्ट देना आपका काम है भाई। हर जगह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी क्रिटिसाइज हो जाएगा। पहले प्लेयर्स डेवलप होने के बाद डिलीवर करते हैं, हमारे प्लेयर्स डेवलप होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही मजीद डिमांड करना शुरू कर देते हैं। भाई आपका काम है अब डिलीवर करना। पहले आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जरूरत थी, आपको कोचेस की जरूरत थी, आपको सब दिया गया। अब आप एक पूरे प्लेयर हो, अब आपका काम है कि आप पे बैक करो, आप डिलीवर करो भाई। आपकी डिलीवरी का टाइम शुरू हो गया है। अब मांगो मत कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, हमें ये दे दो, हमें अच्छा कोच दे दो, हमें ये फलाना ये दे दो, कुछ नहीं भाई, डिलीवर करो। ठीक है, अब आपका टाइम है देने का, अब कुछ मांगो मत, अब दो। खैर बहरहाल बहुत बात हो गई अब्दुल्ला शफीक पर ही। इमामुल हक और शान मसूद की जो इनिंग थी, अगर किसी को खूबसूरत बैटिंग देखनी है ना, फ्लॉलेस, कॉम्पैक्ट, और जिसे कहते हैं ना कि एक तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना, दूसरा ये कि सामने वाले को ये मैसेज देना कि मैं तुम्हें खेलने आया हूँ भाई, तुमसे बचूंगा नहीं, मैं तुम्हें खेलने आया हूँ। हर बॉल को मारना जरूरी नहीं होता, अगर आप खेलने आए हो, आप आपका अच्छा डिफेंस भी जो है वो बैट्समैन को परेशान करता है। मुझे जिन 2 बॉलरों से खतरा था, जो इनके लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, जो कि सॉरी लेफ्ट आर्म बॉलर्स तो नहीं है, जो इनके बॉल करते हैं लेफ्ट आर्मर्स को। हमारे पास 3 लेफ्ट आर्मर प्लेयर है ना, इमामुल हक, शान मसूद और सऊद शकील। मुझे जो डर था वो ये था कि जब ये लगेंगे ना, तो ये अंदर बॉल करके बाहर निकालेंगे, स्लिप हमारी जो है ना बहुत ज्यादा लगेगी मुझे, या अंदर एलबीडब्ल्यू खाएंगे। ठीक है, तो इनको जिस तरीके से सुई पे मार मार के रन निकाले ना, मैं ये कहता हूँ जबरदस्त। इमामुल हक आउटस्टैंडिंग, आपने 7 रन से 100 मिस किया, लेकिन मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये किसी भी 100 से आपके बड़ा था। आपने बड़े बड़े 100 किए हैं पाकिस्तान में आके, श्रीलंका के खिलाफ आते ही किया था, एक 150 मारा था उधर इंग्लैंड के अंदर ओडीआई में। मैं कसम खा के कह रहा हूँ ये 93 में सबसे ऊपर है, ये 100 से बड़ा 93 है। क्योंकि जिस जगह हम आगे फंस गए थे वहां से जो आपने बैटिंग की है, जब लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा था और वो गुड लेंथ पे बॉल करता था, तो इमाम और शान दोनों निकल के उस स्पिन को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, वो स्पिन होने नहीं दे रहे थे, निकले और मार दिया उसको बॉल को ना, तो उस बॉल स्पिन नहीं हो रहा था। फिर बैट्समैन जब बॉल पीछे खींचता, बॉलर जब बॉल पीछे खींच के इसको कट करता था, तो लेट कट कर रहा था। लेट कट में से कहीं ये नहीं लग रहा था कि ये मिस करेगा या कोई एज निकल जाएगी या कोई गलती कर देगा, कुछ नहीं लग रहा था ऐसा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इमाम ने अपने गेम पर बहुत काम किया है, पॉजिटिव माइंडसेट से डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन किए हैं। ठीक है, ये बैठा नहीं कि हाँ मुझे कोई मदद भेज दे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट का वक्त पूरी तरह यूज किया है, और उसका आज रिजल्ट जो है वो उसने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए दिखाया है कि जब उसको मिली है अच्छी बॉलिंग और उसको मौका मिला है, तो पहली ही इनिंग में डिलीवर कर गया। वो बिल्कुल अनलकी था जो उसने यूं कराया, वो बेचारा कॉट बिहाइंड हो गया, उधर सिली मैदान पे कैच हो गया। खैर बहरहाल ये हो जाता है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि बहुत फ्लॉलेस, बहुत खूबसूरत, कॉम्पैक्ट और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली आपने।
ठीक है, मैंने कल भी ये कही थी, ये इमामुल हक के लिए टेलर मेड मैच है। जैसे आप खेलते हो वैसे ही खेलो। हमें ना आपसे स्ट्राइक रेट चाहिए, ना हमें आपसे कुछ चाहिए, हमें आपसे सिर्फ और सिर्फ रन चाहिए, उस तरह जिस तरह आप खुद करते हो। कोई गेम चेंज नहीं करना, किसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं लेनी, जो आता है वही करना था, और आपने वही किया। मेरी तरफ से शाबाश, आउटस्टैंडिंग, जबरदस्त। ठीक है, कमबैक इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कमबैक। दूसरी तरफ शान मसूद, जिस तरीके से वो स्ट्राइक ले रहा था ना स्पिनर्स को, की कसम, ऐसा लग रहा था कि ये छोड़ेगा नहीं किसी भी स्पिनर को, क्योंकि उसने स्पिनर को सेटल नहीं होने दे रहा था। एक तो वैसे ही नए स्पिनर नाम क्या है, अदर देन साइमन हार्मर, किसी भी स्पिनर को वो सेटल नहीं होने दे रहा था। अगर वो लटका के दें तो निकल के मार देता था, ठीक है, कवर पे खेल देता था, निकल के खेल रहा था, कॉन्फिडेंस से खेल रहा था। और अगर अगर बॉल थोड़ी सी पीछे पड़ गई और लग रहा है कि नहीं निकल सकते, तो रिवर्स स्वीप मार रहा था, स्वीपे मार रहा था, बॉल अंदर आ रहा था फास्ट बॉलर का तो उसको लेग ग्लांस कर रहा था, कवर ड्राइव खेल रहा था, पूरे पूरे शॉट्स इंप्लीमेंट कर रहा था। इन दोनों की बैटिंग जो थी ना, वो कसम से एक क्रिकेटर के लिए ना एक नशा था, वो नशा था। मजा आ रहा था देख के यार, दिल चाह रहा था देखते ही जाओ, चलो शॉट्स लग रहे थे। इवन डिफेंस इतना जबरदस्त हो रहा था कि बहुत मजा आया देखने में। उसके बाद हमारा फिर एक हमारा कोलैप्स होना शुरू होता है। पहले शान मसूद जाता है, वही जो मैंने बताया कि मुझे डर था कि एक ये लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ये हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों को टंग करेगा। तो उसने एक तो पहले हमारा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खाया सुब्रायन ने, और वो था शान मसूद। अच्छा खेलते खेलते एक बॉल आर्मर आया, अंदर की तरफ आया और सीधा हो गया। ठीक है, वो स्पिन नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पिन नहीं हुआ तो वो उस पर एलबीडब्ल्यू हो गया। तो ये एक लेफ्ट आर्म प्लेयर, लेफ्ट जो आपका स्पिनर है, ऑफ स्पिनर, वो लेफ्ट आर्म प्लेयर को खा गया। उसके बाद जो दूसरा बहुत अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ है, वो हुआ है सऊद शकील का। सऊद शकील का कैसा डिसमिसल था, जब बॉल, अभी आप नए नए आए हो, जब बॉल पड़ के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है, जिधर भी स्पिन हो रहा है, आप उसको बैट से आगे एक बल्ला निकाल के क्यों खेलने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बता के भेजा है पीछे से कि भाईजान स्कोर चलाओ। मुझे ऐसा लगा कि आते ही आप बल्ला आगे निकाल लो पैड से, और उसी में गलती कर दी। अगर बॉल को आने देते तो ये तो सीधा सीधा डिफेंस था। बॉल को आगे पुश करके बल्ला आगे रख के उसको खेलने की जरूरत क्या थी। आपने थोड़ा सा बल्ला आगे निकाला, एज निकला और सामने चला गया। यही अगर बल्ला और पैड साथ रखते तो ये डिफेंड हो जाती बॉल, ये आउट नहीं होना था अपने इस पे। ठीक है, या तो जहन बना हुआ था, या किसी ने बोला था, या क्या था, मुझे नहीं समझ में आया कि जी मैं आऊंगा और आते ही सिंगल ले लूंगा, मैं यूं खेल दूंगा। तो वो जो माइंड था ना, उसकी वजह से आपने सामने वाले को हैट्रिक चांस पकड़ा दिया। तो भाई आप समझो यार, आप बड़े प्लेयर हो, आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन लगती है मिडिल ऑर्डर में। इस तरह के शॉट्स नहीं खेलो, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट खेलो, और अपने आप को, अपनी लिमिटेशंस को समझ के खेलो कि यार आप बहुत ज़्यादा तेज नहीं खेल सकते, आप शान मसूद नहीं बन सकते। ठीक है ना, आप साउथ शकील हो, आपसे जिस तरह का गेम एक्सपेक्टेड है वही खेलो। आप खेलते हो 50 के स्ट्राइक रेट से 60 के स्ट्राइक रेट, खेलो, कोई मसला नहीं। पहली इनिंग है यार, किस बात की जल्दी है, किस बात के, क्यों पैड से आगे निकल रहा है बैट और आप खेलने जा रहे हो उसको। पैड से आगे नहीं निकलना था बल्ला, दो चार बॉलें खेलने थे, फिर निकाल लेते पैड से आगे बल्ला, कम से कम एक पिच की रीडिंग तो लेते। तो खैर बहरहाल, वो एक अनफॉर्चुनेट डिसमिसल हुआ, एक शान का अनफॉर्चुनेट लेफ्ट आर्म बॉलर पे डिसमिसल हुआ, और फिर सबसे हमारी जो प्राइस विकेट गई है, वो गई है बाबर आजम की, वो भी ऑफ स्पिनर ने खा गया। बाबर आजम वही गलतियां बार बार कर रहे हैं भाई जो ये करते आए हैं स्पिनर। इनको लगता है कि पहले केशव महाराज खा जाता था, वो बीच में बॉल करता था सीधा हो जाता था, ये एलबीडब्ल्यू जाते थे। इसने बीच में नहीं किया, इसने बाहर से अंदर स्पिन कर दिया, ये एलबीडब्ल्यू हो गया। भाईजान कुछ कर लो इस बॉल का यार, खुदा के वास्ते। इसी इनिंग में आपके सामने सलमान अली आगा और रिजवान भी खेले हैं, शान भी खेला है, उमाम भी खेला है। जरा देखो तो सही, वही बॉल जिसपे आप एलबीडब्ल्यू हुए हो, वही बॉल कितनी आगे से पकड़ के स्वीप खेल रहे हैं वो, स्वीपों पे स्वीपें मारी हैं, किसी को भी एलबीडब्ल्यू नहीं करने दिया। और आप जो है वो पैड पे खा रहे हो यार। फिर वही वाली बात आ जाती है कि अभी डोमेस्टिक का सीजन हुआ था, तो आपके पास सबसे अच्छा चांस था कि आप चाहते और जाकर जो है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने आप को
थोड़ा सा रवा करते, अपने अपने रन्स करते, रन से आदमी एक जोन में आता है। जब पीछे से रन हुए हुए होते हैं, इंसान के जहन में ये चीज होती है कि यार आई कैन स्कोर। वो जो पॉजिटिव इंटेंट होती है वो फिर मैच में कैरी होती है। पहला चार जो बाबर आजम ने मारा था, अगर वो किसी ने देखा हो, भयानक चार था वो। फ्रंट फुट निकाला, एज निकला, पीछे निकल गई बॉल, चार हो गया। फ्रंट फुट नहीं हो रहा तुमसे यार, खुदा की कसम, हद हो गई यार। उसके बाद फिर बाकी जितने शॉट लगे सब बैक फुट पे लगे। तो बैक फुट पे जो आपने शॉट खेला है, इसमें आपको कोई कमाल नहीं है भाई। बॉलर का खराब बॉल है, बॉलर ने खराब बॉल दिया, आपने मार दिया उसे। अब जब चलो बॉलर ने खराब बॉल दिया और स्टार्ट मिल ही गया है, तो भैया कैपिटलाइज करते हैं उसके ऊपर। कोई वही गलती करके यूं बल्ला आगे बढ़ाया, यूं पैड रखा। अबे एज ही कर देता, एज कर देता तो नहीं लगता पैड पे, या लगता तो एलबीडब्ल्यू नहीं होता। क्या अगर आपको लगता है कि अगर आपको यहाँ पे एलबीडब्ल्यू पे जो है वो बॉलर पकड़ता है, तो भाई मिडिल स्टंप से खेलना शुरू करो और अपना जो पैड है ना उसको ऑफ स्टंप से बाहर निकाल लो, बाहर निकाल के खेल लो। ठीक है, ताकि बॉल अंदर ना आए आपके। तो बॉलर जो है वो आपको यहाँ से पकड़ेगा, और अगर वो बीच में आएगा भी, फिर मैं अगेन वही बात करता हूँ यार, आपके बीच में बॉल आएगा तो आप यूं खेल सकते हो, लेकिन अगर स्वीप शॉट होगा तो फिर आपको कोई आउट नहीं कर सकता, आपका वो वाला एरिया कवर हो जाएगा। मिडिल स्टंप से शुरू कर लो, नहीं लेग स्टंप से स्टार्ट करो ना, मिडिल स्टंप से शुरू करो, पैर बाहर निकाल के यूं स्वीप खेल दो, उधर निकाल दो। अब मसला सारा ये है कि आप स्वीप पे काम करते ही नहीं हो, इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार ही नहीं हो। कोई मेंटल ब्लॉक है, क्या है, ऐसी चीज है कि यार पूरे सारे प्लेयर्स ने जाके डोमेस्टिक खेली है अभी, सब खेल रहे हैं। जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं बना, सारे डोमेस्टिक खेल रहे हैं। हारिस ने डोमेस्टिक में रन किए, रिजवान ने डोमेस्टिक में रन किए, और आज देख लो रिजवान जिस तरह खेला है, एक मिनट के लिए नहीं लगा कि वो बॉलर से दब रहा है। आज मैं खास तौर पे भी बात करना चाहता हूँ रिजवान की बैटिंग पे और सलमान अली आगा की बैटिंग पे। ये तो बाबर का कोलैप्स हो गया। मैं बाबर के बारे में बस यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ना करे, डर लग रहा है ये देख के कि आप अगर अपनी गलतियां रिपीट करते रहोगे ना, तो खुदा की कसम है, ना आप खुद कॉन्फिडेंस में आ रहे हो और ना हमें एज व्यूअर्स कॉन्फिडेंस दे रहे हो। जैसे हम पहले देखते थे बाबर आजम बैटिंग करने आता था, कॉन्फिडेंस होता था कि यार ये खेलेगा, ये सही खेलेगा, ये बॉलर का जो बॉल होगा उसको मेरिट पे खेलेगा। अभी आप मिस कर रहे हो बॉलें, और वो इसी वजह से कर रहे हो कि आप गेम टाइम नहीं लेते। जब पूरा पाकिस्तान के प्लेयर सारे डोमेस्टिक खेलने गए थे और वहां से गेम टाइम अपना पूरा करके आए हैं, फायदा लेके आए हैं, तो भाई आप क्यों नहीं गए यार? आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, नेट से भी कभी किसी की कोई मिस्टेक्स दूर हुई है? हमेशा मैच में खेल के पता चलता है कि इंसान की क्या गलतियां क्या नहीं है, और जो गेम टाइम होता है वो आपको रवा कर देता। जो गलती आपने यहाँ की शायद आप करके आ चुके होते उधर डोमेस्टिक के अंदर, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करना था आपने, लेकिन बहरहाल आपने उस अपॉर्चुनिटी का मैच कर दिया। अब आप सेकेंड इनिंग में खेलना, जब बॉल इतना इतना स्पिन होगा ना, तब रन करना। आज कम स्पिन पे जब आप ऐसे गए हो, तो पता नहीं फिर जब बॉल इतना स्पिन होगा तो आप क्या करोगे, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। खैर बहरहाल, उसके बाद आ जाते हैं हीरोइक नॉक्स, जो दो हुई हैं आज। 199 पे लग गए थे हमारे 5 खिलाड़ी। कुछ भी हो सकता था उस पॉइंट से, कसम खुदा की। हम तो वो टीम है जो 50 बॉलों 50 रन में पूरी टीम दे देते हैं हम। ठीक है ना, 33 बॉलों पे इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड बना दिया, 9 विकेटें दे दी। तो हमारा तो, हम तो वो वाली टीम है भाई। उसमें हमने देखा कि 198 के बाद 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप लगाई है, 313 तक खींच के लाए हैं, और दोनों ने, सलमान अली आगा ने भी और रिजवान ने भी, बॉलरों की मार लगाई है यार। मतलब मैं ये देख रहा था कि बॉलरों को रिस्पाइट नहीं दे रहे थे वो कहीं से भी ना। अगर अगर वो अंदर एलबीडब्ल्यू वाला बॉल करते हैं तो उन्हें स्वीप खेल देते हैं, जब वो बीच में आते हैं तो रिजवान मिड विकेट को छक्का मार देता है। ठीक है, जब वो बाहर आते हैं तो ड्राइव पड़ जाती है। यानी, और स्वीप पे तो खेल खेल के पागल कर दिया, झाड़ू चला चला के पागल कर दिया था हमको। ये स्वीप के हमारे इतने अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं टेस्ट के अंदर यार, और अभी हम दुबई में जो एशिया कप खेल के आए हैं, हम इसको सोच रहे हैं कि यार स्वीप क्यों नहीं अच्छी हो रही। हम ये सोच रहे थे बार बार, स्वीप नहीं खेल रहा कोई, स्पिनर अच्छे हैं, स्वीप खेलनी चाहिए थी, तो वहां स्वीप के प्लेयर नहीं थे, और यहाँ पर स्वीप दबा के हो रहा है। मुझे सलमान अली आगा और रिजवान की जो जोड़ी मिडिल मिडिल में आके जिस तरीके से उन्होंने रन किए हैं,
बहुत मजा आया यार, देख के पता चला। और रिजवान बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा आज। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंस होता है जो झलक रहा होता है प्लेयर के गेम के अंदर ना, कि वो गलती नहीं करेगा आज। गलती हो जाए वैसे अल्लाह मालिक है, वो तो बॉल कभी भी गलत पड़ सकता है, आउट हो सकता है, लेकिन एक बैट बॉलर की, बैट्समैन की अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, कि वो रन करने आ रहा है। मेरा ख्याल है उसको जो ये कॉन्फिडेंस मिला, वो वही 3 दिन पहले जो उसने 100 किया, वो जो वही वही मोमेंटम कैरी करके ये आ गया है। और ये फुली कॉन्फिडेंट था, मैं खेलूंगा भाई अपना गेम, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं ऐसे खेलूंगा। और उसने अपने सारे शॉट्स पूरे मारे हैं, और पूरे 100% कॉन्फिडेंस से मारे हैं। कोई शॉट भी मिसक्यू ऐसा नहीं हुआ कि कोई हवा में चला गया हो, कहीं कैच गिरने गिरते गिरते रह गया हो या बच गया हो। जो लगे वो पूरे लगे। और सेम सलमान अली आगा का, सलमान अली आगा की एक चीज और अच्छी लगी, वो थोड़ा सा तेज खेला। तो ये इन दोनों की, एक और भी मैच था जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कराची के अंदर खेला था, हिस्टोरिक चेस किया था उन्होंने, 330 का आसपास चेस है, 350 का मुझे नहीं याद। लेकिन दोनों ने, सलमान अली आगा और रिजवान, दोनों ने 100 किया था, उसको जो है वो खत्म कर दिया था अकेले। आज मुझे वही लगा कि यार इनकी जोड़ी चल गई है। कल बस दुआ यही है, क्योंकि कल के दिन होगा क्या, मुझे ऐसा लग रहा है बॉल तो नॉर्मल स्पिन लेगा, नया बॉल ले चुके हैं ये, थोड़ा सा फास्ट बॉलर को लगाएंगे शुरू में। और सुबह के टाइम जो है ना, जब 10 बजे मैच शुरू होगा, क्योंकि मौसम अब थोड़ा बदल रहा है, थोड़ी सी ठंडक आ रही है, हल्की हल्की सी जो है ना, वेदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है ऐसा ऐसा। तो शुरू का जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा है ना, इसमें जो 10 ओवर पड़ेंगे, मुझे लगता है इन 10 ओवर में अगर पाकिस्तान ने एक विकेट दी, तो ये पाकिस्तान की जीत होगी। ठीक है ना, दोनों खेल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। ये तो बिल्कुल एक ड्रीम हो जाएगा ना, इंडिया वाली परफॉर्मेंस हो जाएगी। ऐसा होने वाला नहीं है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने पहले 10 ओवर में सिर्फ एक विकेट दी, सलमान अली आ गए या रिजवान में से कोई एक, तो ये हमारी जीत होगी। और दूसरा जो भी बचेगा, उसे टेल के साथ 50 रन एटलीस्ट लगाने चाहिए। 10 ओवर में जो भी बनेगा, उसके बाद 50-60 रन और लगाने चाहिए टेल के साथ। टेल आपकी बड़ी है, चार चार प्लेयर है, और अगर एक मेन प्लेयर खड़ा हुआ है, तो 50-60 रन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अपने ऊपर ले ले सारी जिम्मेदारी, और अगर नीचे से कोई आके 2-4 छक्के वक्के लगा दे, तो 50-60 रन कोई बड़ी चीज नहीं होती। तो ये मैं देख रहा हूँ कि शायद हम एंड करेंगे इस इनिंग को 400 पे, 90 रनों में और देख रहा हूँ, 90-100। क्योंकि हमें दोनों एलिमेंट्स दिमाग में रखने चाहिए। एक तो ये कि हम बहुत अच्छा खेलते हैं, और उसके बाद जब हम विकेट लेनी शुरू करते हैं, तो उसमें हमारा मुकाबला ही कोई नहीं है। हम मैच को ज़मीन पे फेंकने में 2 मिनट नहीं लगाते। तो दोनों तरफ चीज़ें जा सकती हैं। मैं सेफ साइड पर रिजल्ट बना के कह रहा हूँ कि अगर, ये तो एक्सपेक्ट करना अजीब होगा कि जी पहले 10 ओवर में कोई आउट ही नहीं होगा, मतलब हम कोई विवियन रिचर्ड्स और स्टीव वॉ वाली टीम तो है नहीं हम। ठीक है ना, तो मैं तो सेफ साइड पे रख के बात कर रहा हूँ कि अगर हमने एक विकेट दी, इन दोनों में से कोई एक, और एक जो है ना वो लंबा लंबा चला गया अगले सेशन में, तो हम बहुत अच्छी स्टैंडिंग पे होंगे। ठीक है, वहां से आगे फिर स्कोर कहाँ जाता है ये मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि आखिरी सेशन बैटिंग दे देनी चाहिए साउथ अफ्रीका को। उसकी वजह यह है कि आपने मैच में आगे उन्हें पकड़ना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन आप खेल गए, उसके बाद पता चला 1.5 दिन वो खेल गए, वो 3.5-4 दिन तो यही निकल गए, फिर मैच कहाँ जाएगा। तो मैच को ज़ाया नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि पता चला ये ड्रॉ की, इतनी बड़ी बैटिंग कर दो कि ड्रॉ ही हो जाए। नहीं भाई, आपने एक रीजनेबल स्कोर डाल के उनको बैटिंग पे डालना है आखिरी सेशन के अंदर, फिर आखिरी सेशन में पकड़ना है उनको। अगर आप, एक तो आइडियल सिनेरियो ना कि आप 450-500 टच कर लो, मैं तो 450-500 नहीं लगा रहा, 313 पे तो खड़े हो। 80 रन तो डालोगे ना यार, 80-90 नहीं डालोगे क्या? 5 विकेट हाथ में, 80 रन करो। 400, 450 मेरे हिसाब से रीजनेबल टोटल है। और उसके बाद सामने वाली टीम को बैटिंग दे दो। ठीक है, उनको भी खेलने दो कल के दिन। ठीक है, थोड़ा सा स्कोर भी करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर कल वो बैटिंग करेंगे तो आप किसी नतीजे की तरफ जाओगे। अगर कल पूरी दिन खुद ही बैटिंग कर गए, तो नतीजा नहीं निकलेगा फिर। क्योंकि ये नहीं समझो कि सिर्फ आप ही रन करोगे। उनकी बॉलिंग वीक है, उनकी बैटिंग वीक नहीं है। ये बात ध्यान में बिठा लेना, बैटिंग वीक नहीं है उनकी, बैटिंग पूरी है उनकी। तो ये बात अपने ध्यान में रखना कि वो खेले हुए हैं, वो WTC के बड़े बड़े बॉलर्स, आपके हसन अली, शाहिन शाह अफरीदी से बहुत बड़े बड़े बॉलर्स को मारा हुआ उन्होंने। ठीक है ना, और ट्रॉफी निकाली हुई है।
तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी बैटिंग को लेकर हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना। और दूसरा ये बस एक क्लोजिंग रिमार्क दे रहा हूँ। एक तो ये कि हमें पहले ओवर में, पहले 10 ओवरों में एक से ज़्यादा विकेट नहीं देनी चाहिए। 30-35 जो भी रन बनाओ, पर एक 35-40 रन जो भी बनाओ, एक विकेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरे सेशन में बाबर और रिजवान और सलमान अली आगा में से कोई एक कैरी करना चाहिए। जो बड़ा सेशन आपका बीच में आता है, एक प्लेयर जरूर मौजूद होना चाहिए उस सेशन में। बस ये मेरी थिंकिंग है। आगे जो होगा फिर वो मैच देखेंगे कहाँ जाता है। अच्छा, बॉलिंग के मामले में जब हम जाएंगे तो मेरे जहन में ये बात आती है कि यार देखो, शाहीन शाह अफरीदी से तो मैं हमेशा अच्छी उम्मीदें लगाता हूँ, क्योंकि तेज बॉलिंग भी कर रहा है, फॉर्म में है, तो वो तो अच्छी बॉल करेगा। हसन अली, कगिसो रबाडा शुरू के ओवर्स के बाद जो है उससे तो खास बॉलिंग हुई नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना कि हसन अली का एक बॉल है जो विकेट निकालना आता है, उसका बॉल पड़ के अंदर आता है हल्का सा, जिसपे वो एलबीडब्ल्यू निकालता है। बस ये एक ही बॉल है। इस पे अगर वो न्यू बॉल से कुछ कर गया, नहीं करेगा तो फिर सारा खेल फिर आगे साजिद नोमान के हाथ में आता है। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे जो बैट्समैन बॉलर्स हैं वो एटलीस्ट पहली पहली 2 विकेटें निकाल के जरूर दें। 2 विकेटें, 2 से 3 विकेटें, 3 ज्यादा हो जाएंगी शायद, 2 विकेटें जरूर निकाल के दें। तो फिर उसके बाद गेम आगे बनता है। मैं कहूंगा जॉब डन, जॉब वेल डन होगी अगर एटलीस्ट आप 2 विकेटें निकाल के देते हो न्यू बॉल से। ठीक है, बाकी फिर कल का मैच देखेंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं कि पाकिस्तान कैसा क्लोज करता है। 400 सवा 400 करने चाहिए इंशाल्लाह। इस मैच का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। अब तक के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, और फिर कल के मैच के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।